हाँ, आज की कक्षा में मैं आपको अपना प्रकरण प्रस्तुत करती हूँ। प्रस्तुत करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी कि अनुभवों में व्यवहार का किसी बच्चे में उसके अनुभवों में व्यवहार का परिवर्तन किसके माध्यम से होता है, मतलब कैसे थोड़ा उसका सा आपकी आवाज धीमे आ रही है जी, थोड़ा सा फोन को क्लोज करके बोलिए। किसी बच्चे में उसके अनुभवों में व्यवहार में उसकी परिवर्तन कैसे होता है, किसके माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। आपको प्रश्न सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो मेरा प्रश्न है कि एक बच्चे में उसके अनुभवों में व्यवहार में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है, कैसे उसके व्यवहारों में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा के माध्यम से। और अधिगम के माध्यम से। उसको मोटिवेशन करने से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। हम जिस तरीके से उसे मोटिवेशन करेंगे वो उस तरीके की क्रिया को करेगा फिर जाकर। तो मैं आपको अपनी पीपीटी शेयर करूंगी और पीपीटी के माध्यम से अपने प्रकरण को शुरू करूंगी। अधिगम के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। शिक्षण में अधिगम का क्या महत्व है। आ रही है आवाज आपको? हेलो जी 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 आ रही है। जी आ रही है। ठीक है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है तथा यह परिवर्तनशील प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में हमारे अनुभवों में और व्यवहारों में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे एक बच्चे को कहीं पे कोई जलता हुआ दिया दिखाई दे रहा है तथा वह उस दिए की तरफ जाता है और उस दिए को छू लेता है और उस दिए के छूने से उसका हाथ जल जाता है और उसे उस दिए के छूने से अनुभव हो जाता है कि इस दिए को छूना नहीं था और उसे उससे कष्ट हो जाता है। फिर अगर वो कहीं पे दोबारा ऐसी चमकती हुई वस्तु या दिया उसे दिखाई दे तो वह उसे फिर स्पर्श नहीं करेगा क्योंकि उसे पूर्व ज्ञान हो चुका है कि इसको छूना नहीं है। ठीक है। अब इसमें अधिगम में जो स्थानांतरण होता है वह होता है किसी एक संदर्भ में सीखे गए ज्ञान, कौशल और जानकारी का इस्तेमाल दूसरे संदर्भ में करना। शिक्षा में जब एक विषय के अध्ययन में मददगार साबित होता है तो इसे सीखने या अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बच्चे जब अपनी पूर्व कक्षा में जो कुछ भी वह सीखते हैं उस ज्ञान की सहायता से वह अपनी अगली कक्षा में भी अध्ययन में उनको सहायता मिलती है। ठीक है। स्थानांतरण की जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक सकारात्मक
दूसरा नकारात्मक तथा तीसरा है शून्य। सकारात्मक में हम देखेंगे सकारात्मक यह वह स्थानांतरण होता है इसमें एक काम को सीखने या प्रशिक्षण दूसरे काम को सीखने को सरल बना देता है। जैसे किसी एक या दूसरी कक्षा के बच्चों को अगर वर्णों का ज्ञान स्पष्ट रूप से है तो हम उसे शब्दों का ज्ञान भी अगली कक्षाओं में शब्दों का ज्ञान करा सकते हैं। यदि उसे वर्णों का ही ज्ञान नहीं है तो हम उससे शब्दों का ज्ञान नहीं करा सकते हैं। और इसमें है नकारात्मक। दूसरा नकारात्मक में हम देखेंगे जब सीखा हुआ ज्ञान या काम दूसरे काम को सीखने में बाधक हो तो वह नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जब हम पहले सीखे हुए काम या किसी अनुभव को दूसरे सीखे हुए ज्ञान में जोड़ते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है तो यह नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे बच्चे से पुस्तकें दिखा दिया। अगर हम किसी बच्चे से पुस्तकें दिखा देते हैं तो यह तो यार आपको मेरी आवाज़ वहाँ और हम उसे दूसरी तरफ हम उसे दिखाते हैं कि भेड़ का बहुवचन तो अगर वो भेड़ का बहुवचन भेड़ें लिख देता है तो इसे आदत में हस्तक्षेप भी कहा जाता है। जैसे उसकी पूर्व ज्ञान में वह बाधा कर देता है। इसमें हम तीसरे में देखेंगे शून्य। जब पहले सीखी गई कौशल का प्रभाव वर्तमान कौशल के सीखने पर जब पहले सीखी गई कौशल का प्रभाव वर्तमान कौशल के सीखने पर ना हो तो धनात्मक और ना ही तो धनात्मक होता है ना ही वह ऋणात्मक होता है। जैसे साइकिल चलाने के शिक्षण से हिंदी या अंग्रेजी सीखने में ना ही तो मदद मिलेगी और ना ही उसमें बाधा पहुंचेगी। आगे हम देखेंगे स्थानांतरण के सिद्धांत। स्थानांतरण के दो सिद्धांत होते हैं। पहले सिद्धांत में हम देखेंगे समरूप तत्व सिद्धांत। समरूप तत्व सिद्धांत है जब दोनों कार्य किसी प्रकार के सामान्य या समान तत्वों को साझा करते हैं। इसमें थॉर्नडाइक जी ने कहा है कि प्रत्येक कार्य के छोटे छोटे भाग होते हैं। इन छोटे छोटे भागों से जितनी समानता होगी उतना ही अधिक स्थानांतरण होगा। जैसे प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें समानता होती है तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ समरूप तत्व है, एक समरूप सिद्धांत है। यह एक समान तत्व है। दूसरे में हम देखेंगे सामान्यीकरण का सिद्धांत। जब तक किसी क्रिया या विशेष के सामान्य सिद्धांतों का अवबोध नहीं होता है उस समय तक अंतरण संभव नहीं होता है। यह हमारे प्राप्त अनुभवों से निष्कर्ष निकाला हुआ है। जैसे हमें जो प्राप्त अनुभव है उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे सामान्यीकरण सिद्धांत कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टोली को निशाना लगाने का अभ्यास कराया गया था वह अपने उद्देश्य में सफल रही तथा जिस टोली को निशाना लगाने का अभ्यास नहीं कराया गया था वह घबरा गई। इस मत का प्रतिपादन ड्यूड ने किया था। ड्यूड ने इससे निष्कर्ष निकाला कि अंतरण किसी कार्य के आधारभूत सिद्धांतों को समझाने और उनका सामान्यीकरण करने से होता है। इसमें प्रो एवं प्रो की सिद्धांत हैं। जैसे जब अधिगम में एक क्षेत्र में प्राप्त विचार
अनुभव या कार्य की आदत, ज्ञान या निपुणता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम अंतरण कहलाता है। तथा यहाँ पे सोरेन ने भी अपना एक सिद्धांत दिया है। अधिगम अंतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यताएं दूसरे में सहायता देती है। हम शिक्षण स्थानांतरण का महत्व। शिक्षण स्थानांतरण का छात्र की शिक्षा में अधिगम के अंतरण का विशेष महत्व होता है। अधिगम का अंतरण शिक्षण के कार्य को सरल बना देता है तथा शिक्षक अधिगम के अंतरण के द्वारा ही बालक के भविष्य का निर्माण करता है और प्राप्त शिक्षा का उपयोग वह अपने भावी जीवन के निर्माण के लिए करता है। एवं जो भी हम जीवन में सीखते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है और वह हमेशा उपयोगी ही सिद्ध होता है। ये आज का प्रकरण है और इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में?